नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंप्यूटर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए आए हैं मार्क टेस्ट 2 का सेकेंड पार्ट, जिसमें आपके 47 क्वेश्चंस होंगे जो शेष रह गए थे पार्ट 1 के। हम उसको आपको आज ही कंप्लीट कराना चाह रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अगर आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो हम आपके लिए रोज़ मॉक टेस्ट की एक श्रृंखला लेकर के आएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 53 तक हम लोगों ने काम कर लिया था। तो 53 क्वेश्चन हमारा था आपका कि हाल ही में रॉ हिटमैन नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो आपको बता दिया गया था इसका ऑप्शन एस हसन जैदी। रॉ हिटमैन जो ये पुस्तक है ना, इसमें आपको बताया गया था कि ये एक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट रहे लकी बिस्ट के जीवन पर ये रॉ हिटमैन किताब लिखी गई। लकी बिस्ट के जीवन पर रॉ हिटमैन लिखी गई है और इसको फिर लिखा है हुसैन जैदी साहब ने। क्वेश्चन नंबर 53 था कि हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी और सीईओ कौन बने। तो रोहित जावा जी बने हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 का, ये हाल ही में WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स के कौन शीर्ष पर रहा है। हाल ही में WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के शीर्ष देश की बात कर रहा है तो वो स्वीडन रहा है, जबकि भारत की पोजीशन है ना 67वें पोजीशन पे भारत इस एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में रहा है। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। तो MIT यूनिवर्सिटी ये शीर्ष पर रही है, जबकि कैम्ब्रिज का स्थान दूसरा रहा है और ऑक्सफोर्ड का स्थान तीसरा रहा है। ठीक ना। तो MIT जो है आपका फर्स्ट पे रही है, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सेकंड पे रही है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थर्ड पे रही है। हाल ही में कहाँ नए हाई कोर्ट बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है आप देख सकते हैं कि लद्दाख में बनाए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहे हैं, उपयुक्त दोनों में बनाया जा रहे हैं या भोपाल में बनाया जा रहा है। तो चार ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में, सी उपयुक्त दोनों में और डी भोपाल में। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ 25 हाई कोर्ट हैं, बन चुके हैं। 25वां अमरावती में बना हुआ है और हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI आपके DY चंद्रचूड़ साहब ने जम्मू में एक नए उच्च न्यायालय परिसर की आधारशिला रखी है ना। जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय परिसर की आधारशिला रखी है। अत्याधुनिक परिसर जिसकी अनुमानित लागत लगभग 800 करोड़ है ना। 800 करोड़ की लागत से जम्मू में एक हाई कोर्ट की आधारशिला रखी गई है हमारे CJI DY चंद्रचूड़ के द्वारा। DY चंद्रचूड़ सर के द्वारा माननीय हाई कोर्ट की स्थापना जम्मू कश्मीर में होगी। ठीक है ना। इनकी आधारशिला रखी गई है जम्मू के बाहरी इलाके के रायका वन क्षेत्र में। किस जगह पे ये बन रहा है भैया? रायका वन क्षेत्र में इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको 56वां क्लियर हो गया क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ नए हाई कोर्ट परिसर की आधारशिला रखी गई। तो आप बता दीजिएगा जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा है कि हाल ही में किसने चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। चैंपियंस 2 है ना, चैंपियंस सेकेंड पोर्टल लॉन्च किया नरेंद्र मोदी सर ने, नारायण राणे ने, पीयूष गोयल जी ने, अमित शाह जी ने, है ना। तो महिला उद्यमियों के लिए चैंपियंस 2 पोर्टल क्लस्टर परियोजनाओं प्रौद्योगिकी केंद्रों की जियो टैगिंग के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है ना। और इस मोबाइल ऐप का नाम है MSME आइडिया हैकथॉन 3.0 लॉन्च किया गया नारायण राणे जी के द्वारा ना, कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पीयूष गोयल के द्वारा और अमित शाह के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का हमें डाउट लग रहा है कि किसने इसको लॉन्च किया। इसको भी हम चेक करके भी आपको क्लियर करके बताते हैं। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरकार ने पशु चिकित्सा दवाओं के लिए NOC देने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है। पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए NOC देने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया। पशु पोर्टल, वेटनरी पोर्टल, नंदी पोर्टल और इनमें से
कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नंदी पोर्टल। नंदी पोर्टल लॉन्च किया गया क्या भैया? पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के लिए कौन सा है ना, तो ये आपका नंदी पोर्टल स्टार्ट किया गया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने नंदी पोर्टल के लॉन्च के साथ पशु चिकित्सा दवाओं टीकों के नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पोर्टल का लक्ष्य आवेदनों को समय पर संसाधित करना है। ठीक है, इन आवश्यक उत्पादों के लिए गैर आपत्ति प्रमाणन, जिसको एनओसी आप कहेंगे, नॉन ऑब्जेक्ट का क्लियर हो गया कि नंदी पोर्टल लॉन्च किया गया है पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए, नंदी पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं कि हाल ही में फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन, क्वेश्चन नंबर ये 59 है ना। फुटबॉल की विश्व नियामक संस्था है फीफा, ठीक ना। फुटबॉल की विश्व नियामक संस्था फीफा ने सऊदी अरब के शहर जेद्दा में 2023 का आयोजन कहाँ होगा? सऊदी अरब के शहर जेद्दा में इसका आयोजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को WCC क्रिकेट समिति में शामिल किया गया है? WCC क्रिकेट ना, तो इसका एकदम क्लियर कट है कि भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी को WCC क्रिकेट समिति है ना में शामिल किया गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 आपका है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन, कौन सा देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? जापान, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 61 है ना, भूटान, हाँ, भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। भूटान को 61 में का बी क्वेश्चन सही होगा। ठीक ना। भूटान के बारे में आप जानिए, बहुत छोटा सा देश है, 110 मील उत्तर से दक्षिण तक 110 मील है आपका, भारत की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ, और पूरब से पश्चिम तक 200 मील के आसपास है। ठीक ना, और उत्तर से दक्षिण तक 110 मील, यही कुल इसकी एरिया है ना। डुकयूल कहते हैं भूटान को, डुकयूल कहते हैं। थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भी भूटान जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रियाद किस देश की राजधानी है? आपको पता है कि रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है। 62 में का सी सही होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सिक्किम छोटा है, मेघालय छोटा है, गोवा छोटा है, मिजोरम। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है, जो पुर्तगालियों के शासन से मुक्त हुआ था। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो चुने हुए, चूँकि सदस्यों का कार्यकाल पूछा इसलिए 6 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल पूछ देता तो 0 वर्ष होता है ना, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है कि इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसलिए जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 66 में का भी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग में हुई थी ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है जी, द हेग में। ठीक है ना, तो 67 का बी है ना। अच्छा, हेग कहाँ है तो आप बता दीजिएगा, नीदरलैंड में। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कला कहाँ स्थित हैं? खजुराहो की मूर्ति कलाएँ कहाँ स्थित हैं भैया? खजुराहो की गुफा, खजुराहो के मंदिर कहाँ हैं? 67 में का ए दिया गुजरात में, बी दिया मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन आपको पता है मध्य प्रदेश में। ठीक ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68 है, प्रसिद्ध नवकालेबेरा है ना, कालबेरा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नवकाले
काले बारह। नव काले बारह उत्सव एक प्राचीन अनुष्ठान है। ये उड़ीसा में प्रसिद्ध है भैया। वहाँ के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। इस उत्सव में नव काले बारह में इस उत्सव में भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलभद्र की जो मूर्तियां हैं ना, इनको बदला जाता है। लकड़ी की मूर्तियों में नई मूर्तियां, उस लकड़ी की मूर्तियां लगाई जाती हैं। इसी उत्सव को नव काले बारह कहा जाता है। तो कहा जाता है कि भैया यहाँ जो भगवान कृष्ण की मूर्ति है उसका बदलने की, काया बदलने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। और कहा जाता है कि इसमें इनका दिल धड़कता हुआ भी है। इस तरीके की किंवदंतियाँ वहाँ पे फैली हुई हैं। आइए, इनमें कौन सी एक हरित गैस नहीं है? हरित गैस नहीं है पूछ रहा है। तो मीथेन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपको पता है 69 का बी है ना, 69 का आपका बी जो है नाइट्रोजन एक हरित गैस नहीं है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा करने वाली गैस कौन सी है? तो मीथेन से भी वायुमंडलीय तापन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी होता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से तो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आपको इसको पता है कि ये जो हरित गैस प्रभाव पैदा करने वाली गैस कौन सी नहीं, तो आप उसका ऑप्शन नंबर बी करिएगा। नाइट्रोजन हरित गैस नहीं प्रभाव करती है। इस तरीके से हमारे टेम्परेचर में और लेवल भी है 78% के नियर अबाउट है ना, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। इतने से ही पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? तो आपको पता है खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अर्जुन उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, खिलाड़ी को दिया जाता है। जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार इस खेल से संबंधित है, जो कि खेलों के प्रशिक्षक या कोच को दिया जाता है, यह द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक के लिए आइए देखते हैं। गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर आपका आता है, पढ़ते हैं गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए आप लोग, कि स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्र संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष और खून खराबे के लड़ा गया था। 4 क्वेश्चन सही होंगे। या गांधी जी से सत्याग्रह करते हैं, इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था, अन्य उपलब्धियों को उतना हाथ नहीं था जितना कि उनके सदाचरण और व्यवहार का था। ठीक है, यह एक जनतांत्रिक था। इस देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे धनी हो गरीब हो। क्वेश्चन हम देखते हैं कि उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है? स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या होगा? प्राप्त करने योग्य। ऑप्शन नंबर बी प्राप्त की हुई। ऑप्शन नंबर सी त्याग करने के योग्य। ऑप्शन डी त्याग की हुई। तो स्पृहणीय शब्द का अर्थ है प्राप्त करने योग्य। तो प्राप्त करने योग्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो 71 का ए। देखिए ध्यान से, स्पृहणीय कैसे उन्होंने मेंशन किया है कि स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है। स्पृहणीय का अर्थ है कि प्राप्त करने योग्य, उत्तम और प्राप्त करने योग्य विशेषताएं पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर डी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देख सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है? आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका बताया है, कि आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का योगदान बताया है, गुलाम देश की दशा कैसी थी, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। क्वेश्चन नंबर 72 है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। ये आप देख रहे हैं पूरे पैराग्राफ में उन्हीं का चर्चा है। तो आपका यही ऑप्शन बता रहा जानकारी इसी की वजह 72 का डी का। उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? 73, यही उद्देश्य था कि सभ्यता और संस्कृति निरंतर परिवर्तनशील है और उसे समय के प्रहार से कोई बचा नहीं सकता। करने का मतलब यह है, क्वेश्चन को देखिए, कि विभिन्न संप्रदायों के साथ धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्र कार्य संघर्ष स्वतंत्र भारत के नागरिक हम आज जनतांत्रिक धर्म की निरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, गंदा कानून समाप्त कर दिया गया है, फिर राष्ट्र स्वतंत्रता पर दे सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से सर यही क्वेश्चन आपका है
कि क्या लिखा है भाई, स्मरणीय शब्द हो गया, उद्देश्य था क्या था, धार्मिक आस्थाओं को बढ़ावा देना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता, अंग्रेजी राज के दोष गिनाना, जनतांत्रिकता से हानि बताना। तो ये आपका 73 है, इसका 73 का आपका हो जाएगा बी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताओं को बताना, 73 का बी। आइए, धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है कि सभी धर्मों का आदर करना, धर्म में हस्तक्षेप न करना, धर्म की अवज्ञा करना, किसी भी धर्म को न मानना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखें तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव न करे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मनाने की छूट देता है। सभी धर्म, किस धर्म में तक सभी धर्मों का आदर करना, 74 का ए, धर्मनिरपेक्षता का यही अर्थ है, सभी धर्मों का आदर करना। नेक्स्ट हमारा है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। यह महात्मा गांधी के सद्व्यवहार और सदाचरण का प्रतीक था। सम्मिलित हुए थे, यह स्वतंत्रता संग्राम प्रेमियों का आंदोलन था। इसमें सभी जातियां, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। इसलिए आप इसको कह सकते हैं क्या कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों ने भाग लिया था। तो मेरे ख्याल से 75 का डी होगा, है ना, 75 का डी होगा। ठीक है, इसमें सभी जातियों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 75 व 76। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्या, क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वह सृष्टि में घटित होता है। ठीक है, मानव सृष्टि का सदमौर है, मन की शक्ति अपराजेय है, लघु मानव ही विधाता की सच्ची सृष्टि है। 76। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वह सृष्टि में घटित होता है। 76 का ए। 77 क्वेश्चन देखते हैं। 70 क्वेश्चन की वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है साहित्यकार में, साहित्य शास्त्री में, शल्य चिकित्सक में और वैज्ञानिक में। तो इसका सही ऑप्शन है कि वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव जो है 77 का आपका हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। 77 का सबसे ज़्यादा उत्तर आप दे सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव साहित्य शास्त्री में होता है ना। क्या आप कह सकते हो इसको, वैज्ञानिक यहाँ दे रहा है आपका, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। लघु मानव ही विधाता की सच्ची सृष्टि है, मन की शक्ति अपराजेय, मानव सृष्टि का सिरमौर है। मानव सृष्टि का लघु रूप माना गया क्योंकि यह मानव मन में जो घटित था वह सृष्टि में घटित होता है। 76 आपका क्वेश्चन है। 76 इसका हो जाएगा, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया क्योंकि मानव मन में जो घटित था होता वही सृष्टि में घटित होता है। मानव जी 76 को मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव के मन जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। 76 का ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 क्या है भैया, मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों और अवयवों से निर्मित है। मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों और अवयवों से निर्मित है। मानव शरीर यंत्र की भांति लावण्यमय होता है। अवयव रूपी पुर्जों को विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। मानव शरीर विधाता की सृष्टि की अनुपम कृति है। शल्य चिकित्सकों द्वारा दी गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर विधाता की सृष्टि की अनुपम कृति है। 78 मनुष्य के शरीर को यंत्रवत क्यों कहा गया। 78 तो 78 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट बिल्कुल। 77 का 78 का हो जाएगा,
मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है, इसलिए मानव शरीर को क्या कहा गया है भाई? यंत्रवत कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की दायित्वपूर्ण चुनौती थी। शल्य चिकित्सकों ने किसको माना था कि हम इसको कर ले जाएंगे भैया? ये आपका है 78 क्वेश्चन था, 78 क्वेश्चन है ना, 79 क्वेश्चन आपका है, या 78 ही कहा जाए कि मानो। नेक्स्ट देखते हैं 77 से वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है साहित्य शास्त्री में। 77 का बी होगा सही। 77 का बी होगा, ठीक है। आइए देखते हैं बी। तो 77 का आपका हो जाएगा बी ना। साहित्य शास्त्री में इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। मानव के शरीर को यंत्रवत कहा गया क्योंकि मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों अवयवों से निर्मित है, लावण्यमय है। अवयव रूपी पुर्जों की विकृत होने से शरीर यंत्रवत हो निष्क्रिय हो जाता है। मानव शरीर विधाता की सृष्टि की सबसे अनुपम कृति है। 70 ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अभी मैं देख रहा था 78 है। 78 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है कि मानव शरीर यंत्रवत क्यों है? पुर्जे निकाल दीजिए, निष्क्रिय हो जाएगा यंत्र की तरह। डी मानव शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। कौन सी चुनौती भाई शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 79 का जीर्ण शरीर के स्थान पर स्वस्थ शरीर देना, 79 का ये फर्स्ट था। बी आपका ऑप्शन था कि मानव शरीर को मृत्यु से बचाना। सी ऑप्शन अंग प्रत्यारोपण और शरीर को सामान्य बनाना। डी था शल्य चिकित्सा का महत्व स्थापित करना। तो पहले तो हमारे ख्याल से भैया मानव शरीर को मृत्यु से बचाना ही सही होना चाहिए, या शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की दायित्वपूर्ण चुनौती थी अंग प्रत्यारोपण और शरीर को सामान्य बनाना। शरीर को सामान्य बनाना, ठीक ना, बन जाएगा तो मृत्यु से सही बच जाएगा। कह रहा कि अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का क्या अर्थ है? सुंदर, स्वस्थ, अद्भुत, नवीन। 80वां का सवाल है। निरामय शब्द का अर्थ होता है स्वस्थ, निरामया, निरोग, निष्कलंक। यह एक तरह का विशेषण है। निरोग, निष्कलंक एक प्रकार का विशेषण है जिसको कोई रंग न हो। प्रश्न नंबर 81 से 85 तक देखिए। निम्नांकित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप जब भी ऐसा सवाल आ जाए ग्राफ का तो आप उसे बड़े ध्यान से देखिए। सवाल हमेशा ये सवाल कठिन भी नहीं होते हैं, कई बार बहुत ही इजी होते हैं। जैसे 2009-10 में उत्पादन 42 मीट्रिक टन था या मिलियन टन था। 2009-10 में 44 था। 11-12 में 58 मीट्रिक टन है। फिर घट के हो गया 55। फिर 12-13 में फिर 55 से बढ़ के 90 हो गया। 13-14 में 90 से बढ़ के 98 हो गया। 14-15 में फिर उत्पादन घट गया अचानक से। 15-16 में 60 है और 16-17 में 55 है। 17-18 में 80 है। 55 से 80 होना है ना। 18-19 में 90 है और 19-20 में फिर घट गया उत्पादन। तो ये हमारा ग्राफ है। आप इसको पहले एक नज़र अच्छे से देख लीजिए। अब उसके बाद संबंधित सवाल को देखिए। सवाल क्या रहा है कि उत्पादन अधिकतम स्तर इस वर्ष घटा। उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, यानी सबसे अधिकतम स्तर में उत्पादन किस वर्ष घटा है। तो सबसे अधिकतम स्तर में उत्पादन अगर आप देख रहे हैं तो घटने 42 से 44 तो बढ़ ही रहा। 44 से 58 बढ़ गया, 58 से 55 हुआ। तो यहाँ पे आपका 3 साल घटा हुआ है, ठीक ना। यहाँ देखिए 55 से फिर बढ़ गया 98 से 60 ये हुआ। तो 38 मीट्रिक टन उत्पादन जो है मिलियन टन उत्पादन घटा हुआ है इस सत्र में। इस सत्र में भैया
2015-16 के दौरान 2014-15 की तुलना में घट गया। फिर आपका घटा है 5 मीट्रिक टन, फिर बढ़ गया है 25, फिर बढ़ा है, फिर घटा है 10 मीट्रिक टन। तो सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन किस स्तर तक घट रहा है आपका ना, 35 मिलियन टन तक घटा है 2015-16 में। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा 2015-16 में उत्पादन स्तर सबसे ज़्यादा घटा हुआ है। तो 81वां का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। आपको 2 वर्षों की तुलना करना, किसमें वृद्धि ज़्यादा हुई। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष अधिकतम वृद्धि हुई थी, ठीक है ना। आइए देखते हैं, ग्राफ को देख करके समझने की कोशिश करते हैं किस वर्ष अधिकतम वृद्धि हुई। ठीक है, देखिए ये ग्राफ आपके सामने है और आपको दिख रहा है कि अधिकतम वृद्धि 55 से 90, एक ये वृद्धि हुई है और एक आपकी वृद्धि हुई है 55 से 80। तो 55 से 90 मतलब 35 मिलियन टन से, और 55 से 80 हुआ होगा तो ये 25। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है 2013-14 के दौरान हुई है, 90 हुई है, 35 मिलियन टन्स की वृद्धि हुई है। तो 2014-15 के दौरान 55 से 90 13-14 के दौरान, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 82 क्या है भैया, तो आपको समझ में आ गया 2013-14 के दौरान, है ना। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो, सॉरी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो 82 का ए हो जाएगा। प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन क्या था। तो प्रथम 3 वर्ष का औसत निकाल लीजिए। पहले 3 वर्ष कौन कौन है देख लीजिए आपके। पहला 42 है, 44 है और 58 है, ठीक ना। एक पहला है आपका 42 है, दूसरा है आपका 44 है और तीसरा आपका 58। तीनों को जोड़ लीजिए, औसत निकालना है ना। 4 2 6 और 8 6 14 हो जाएगा। 14 ये हो गया, 14 को 4 हासिल लगा 1, 4 1 5, 4 9 5 14, 144 में आप डिवाइड कर लीजिएगा। 3 साल का निकालना, डिवाइडेड बाई 3, तो 3 चौके 12 बचा 2, 3 अट्ठे 24, 48 मिलियन टन्स औसत उत्पादन हो जाएगा 2009, 2010 11, 2011 12 तीनों सत्र का प्रथम 3 वर्ष जो दिए थे उनका उत्पादन औसत 48 मीट्रिक टन होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 83 था। जी हाँ, तो 83 का प्रथम 3 वर्षों के दौरान 48 मीट्रिक टन, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, 48 मीट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 84 कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। सबसे ज़्यादा उत्पादन किस वर्ष हुआ। तो बड़े आसान से आप देख रहे हैं 98 ना, 2014-15 में। तो 2014-15 के दौरान सबसे ज़्यादा 98 मिलियन टन्स का आपका उत्पादन हो रहा है। तो आप उसको देख सकते हैं कि किस वर्ष आपका ऐसा हुआ है। अभी क्वेश्चन कह रहा है सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष, तो किस वर्ष हो जाएगा आपका, जो अभी आप 98 मिलियन टन्स आपने देखा। ये क्वेश्चन नंबर 84 का बी होगा, 84 का बी। 2014-15 में आपने देखा कि सबसे ज़्यादा, है ना, उत्पादन नोट किया गया। तो 2014 और 15 में, एक बार फिर से आप देख लीजिए, कन्फ्यूजन रहे तो देख लीजिए। 2014-15 में आपको दिख रहा है ना, 2014-15 में 98 मिलियन टन्स का उत्पादन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 84 था ये। अब देखते हैं 85 क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितनी थी। 11-12 के दौरान कितना प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ, ये आपका क्वेश्चन है। 2011 और 12 के दौरान चार्ट देखिए। 2011-12 में 58 मिलियन टन उत्पादन था और पिछले वर्ष क्या था, 44 से बढ़ के 58 हुआ। कितने की वृद्धि हुई भैया, 8 में से 4 गया, 4 की 5 में 4 गया, 14 मिलियन टन ज़्यादा हुआ। तो कितना परसेंट है आपको पता है, क्या करेंगे, 14 बटा के 44 गुणे के 100, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 2 7 जा 14, 2 2 जा ऐसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, फिर 2 1 जा कर लीजिए और ये 50 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, 350 डिवाइडेड बाई 11 कर लीजिएगा।
11 दूना 22, 11 तिया 33, बचा 2 20, 11 एकम 11, बचा 9, है ना, 11 बचा 9, 90, 11 पचे 75, 11 पचहत्तर, 11 बटे 88 कर लीजिए, ठीक ना। 31.8 अगर आंसर आया होगा तो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में 31.8 है भैया, आप उसको देख लीजिए। 31.8 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिख रहा है, इसलिए जो है 85 का आपका हो जाएगा ए, 31.8। इस प्रकार आपने 81 से 85 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट 86 से 90 को देखते हैं कि दिया गया ग्राफ एक वस्तु यक्स है कोई ना, उसका आयात को दिया है, वो खरीदी जाती है, आयात की जा रही को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है, मतलब करोड़ रुपए उसको लगते हैं उसको आयात करने में। दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप देख लीजिए ग्राफ को, 2013-14 में आपको दिख रहा है कि 700 करोड़, 2014-15 में 900 करोड़, फिर 15-16 में 1200 करोड़, 2016-17 में 1200 करोड़ का आयात किया गया, 17-18 में 1300 करोड़ का आयात किया गया, 18-19 में 2000 करोड़ रुपया खर्च करके वस्तु यक्स को मंगवाया गया। यह आपका ग्राफ दिया हुआ। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2014-15 से 15-16 के दौरान यक्स के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 14-15 में देख लीजिए सर, आपका 900 करोड़ है, 900 करोड़ आपका है, और 15-16 में हो गई ये 1200 करोड़। तो कितने की वृद्धि हुई भैया, 300, है ना। तो जब हम 900 रहते हैं तो वृद्धि होती है 300, तो एक रहोगे तो कितना होगी, 300 बटा के 900, और 100 रहोगे तो कितना होगी, तो गुणा 100 कर देते हैं। इस तरीके से कट गया, 3 एकम 3, 3 9, 3 से भाग देंगे 100 में, तो आज तक आ जाएगा 33.33%। तो आपका ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, 33.33%। 86 का आपका क्वेश्चन बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 87 क्या करा भाई, सभी वर्षों के लिए वर्ष यक्स की आयात के वृद्धि का औसत रुपया करोड़ में है, सभी वर्षों के लिए, ठीक ना, चाहे सबकी। वर्ष यक्स की आयात की वृद्धि का औसत रुपया करोड़ में, औसत निकाल लेना है सभी का, ठीक ना। औसत निकाल लिया जाए तो 700 प्लस 900 प्लस 1200 प्लस 1200, 12-12 2400, 24-36, 3000, 30 एक 3100, 31-9 4000, 40-10 43, 40-10 5000, 5000 5300 करोड़ आ गया ये, 5300 करोड़। एक और बचा है क्या भाई, देख लीजिए, 5300 करोड़, एक और बचा था 2000, तो 5300 और 2000 हो जाएगा आपका 7300 करोड़। जी हाँ, 7300 करोड़ हो गया, 73,000 नहीं 7300 करोड़, ठीक है ना। क्या कर रहा है, औसत निकालना था ना, तो कितने साल हो गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, डिवाइडेड बाई 6 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा भैया, 6 से काटेंगे इसको, 6 एकम 6, बचा 1 13, 6 दूनी 12, बचा 1 10, 6 एकम 6, 4 40, 6 छवा के 36, है ना, 4 40, 6 छवा के 36, मतलब 1216 औसत जो निकल के आ रही है, 1216.6 करोड़ के आसपास औसत निकल के आ रही है। तो इसमें कौन सा दे रहा है भाई, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर यक्स के आयात की वृद्धि का औसत रुपया करोड़ों में है। आपसे पूछ रहा है कि किस वर्ष वृद्धि का औसत निकालना, सॉरी मैं टोटल का औसत निकाले, चलिए अभी अगले क्वेश्चन में काम ही दे देगा कि 1216 औसत आया है। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर आयात की वृद्धि का औसत पूछा, तो मैं वृद्धि को ध्यान नहीं दिया था। चलिए ये देखिए 88वां सवाल में औसत पूछा है, तो उसमें काम आ जाएगा। एक बार फिर से इसको देखते हैं कि कौन सा सवाल था कि यक्स के आयात में वृद्धि का प्रतिशत। आइए देखते हैं वृद्धि का प्रतिशत कैसे निकालते हैं भाई। 86 14-15 से 15-16 के दौरान यक्स के, अच्छा नहीं 87वां सवाल, अभी तो हम लोग 86 सॉल्व कर लिए। सभी वर्षों के लिए वर्ष यक्स के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ रुपए में। तो वृद्धि यहाँ कितनी हो रही है, यहाँ हो गई वृद्धि 200, यहाँ वृद्धि कितनी हो गई 300, यहाँ वृद्धि कितनी हो गई 0,
ठीक है ना। यहाँ वृद्धि कितनी हो गई भैया 100 और यहाँ वृद्धि हो गई 700। टोटल वृद्धि कितनी हो गई 700 एक 800 800 2 1000 1300 करोड़ की वृद्धि हुई। 1300 करोड़ की वृद्धि हुई और कितने साल में 1 2 3 4 और ये 5 सालों में। 5 से डिवाइड कर लीजिएगा, आप आ जाएगा 5 दूना के 10 3 30 5 छक्का 30 260 करोड़। तो आपका ये आपका ऑप्शन नंबर 87वां का ए सही होगा। 87वां का ए सही होगा। बस वृद्धि का औसत पूछ रहा था कि जो वृद्धियाँ हो रही हैं एक साल से दूसरे साल तक, उसका औसत पूछ रहा था, इसलिए आपका ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88। विगत कितने वर्षों तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक है। अभी औसत आयात हम लोग निकाले थे 1216 कुछ करोड़, इस तरीके से हमने निकाला था। तो 1216 से कौन कौन ज़्यादा है भैया, एक 13 है और एक 2000, यही इसके औसत से ज़्यादा हैं, 2 साल आपके हैं। तो केवल संख्या पूछा, विगत कितने वर्षों तक, खाली वर्षों तक की संख्या पूछ दिया, तो 2 वर्षों तक यही औसत से ज़्यादा है। एक 2017-18 में 1300 हुआ, देखो 1216 से ज़्यादा है ना जो औसत निकाला था। 2018-19 में 2000 हुआ। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये था आपका 88 का क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 88 का सी। आइए 89 क्वेश्चन देखते हैं। क्या भी यक्स के औसत आयात से अधिक आयात, है ना। तो यक्स के औसत आयात को भी हमने देखा कि यक्स का औसत या आयात है 1216.6 करोड़ है, ठीक है ना। अधिक आयात और यक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर। तो अधिक आयात वाले वर्ष 2 ही थे और इससे कम आयत वाले देख लीजिए कितने वर्ष हैं। आप क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लीजिए। 1216 से कम देखो, 1216 से कम देखो, एक तो ये वर्ष है, एक ये वर्ष है, एक ये वर्ष और एक ये है। तो 1216.6 से 4 वर्ष कम हैं और 2 वर्ष ज़्यादा हैं। तो 4 और 2 का अंतर पूछ रहा था, यानी 2 आएगा आपका इसका ऑप्शन। ये कौन सा क्वेश्चन था, अभी हम लोग इसको देखते हैं, है ना। विगत वर्षों तक यक्स के आयात और यक्स के औसत आयात से अधिक था। हम लोग क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 89 कर रहे थे। ये यक्स के आयात से अधिक और यक्स के आयात से कम वर्षों का अंतर। तो औसत से कम और औसत से अधिक आयात का अंतर था ना। तो औसत से कम वाले थे 4 और औसत से अधिक वाले थे 2। 4 और 2 का अंतर आ जाएगा आपका 2, ठीक है ना। तो 89 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 90 क्वेश्चन देखते हैं। 90 हमारा क्या कह रहा है कि वर्ष 2018-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है। तो औसत हमारा निकल के आया था, सभी वर्षों के यक्स के आयात का औसत निकल के आया था 1216.6, ठीक है, यह औसत आया था। और 2018-19 दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि निकाली, है ना। इसमें प्रतिशत वृद्धि से उसकी औसत की कितनी है, औसत से कितनी है परसेंटेज में। पर प्रतिशत वृद्धि आप निकाल लीजिए 2018-19 के दौरान कितनी प्रतिशत हुई। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को फिर से। 2017-18 के दौरान ना, 2018-19 के दौरान, ठीक है ना। तो 2018-19 के दौरान आप ध्यान देखेंगे बिल्कुल 2000 हो गई, 1300 से बढ़ के 700 हुआ, है ना। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 700 भागे 1300 गुणे 100 कर लेंगे। ये 0 0 कट गया, 13 छाक 78 बचा 2 20, 13 एक कम 13, है ना। 2 20 13 बचा 7 70, 13 पचे 65, 61.5, सॉरी 61.5 के नियर अबाउट हमारा आएगा। 61.5 के नियर अबाउट हमारा आ रहा है 61.5। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई, एक क्वेश्चन नंबर हमारे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 90 था हमारा क्वेश्चन। 90 था तो हमारा ऑप्शन आया था 61.5। क्या कह रहा है भाई, 18 दौरान क्या यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि 61.5 है। सभी वर्षों के यक्स के आयात के उसके औसत से कितना प्रतिशत है। सभी वर्षों के यक्स के आयात का औसत, है ना। तो 260 हाले आए थे शायद हम लोग। आयात के उसके औसत से कितनी है,
260 से कि कितनी है ना। सभी वर्षों का जो औसत निकल के यानी वृद्धि का औसत शायद 260 आया था, ध्यान देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन है, तो औसत निकल के शायद आया था हम लोग का 1216.66 करोड़ आया था, सॉरी 1216.66 करोड़ आया था ना। उस बार का तो केवल वैसा नहीं पूछ रहा है ना, 1216.66 करोड़ आया था औसत, और जो 260 करोड़ आया था वो वृद्धि का औसत आया था, ठीक है ना। अभी इसका अभी आपने देखा तो वो कितना था, 61.5। तो पूछ रहा है 61.5 इसका कितना % है या क्या है। तो आप कैसे करेंगे भाई, आप तुरंत निकाल लीजिए। आपका हो जाएगा 2018-19 के दौरान का पूछा है। 2018-19 के दौरान आयात में प्रतिशत वृद्धि है ना, आयात में प्रतिशत वृद्धि। तो 2018-19 के दौरान उसका आयात था 2000 करोड़ था, ठीक ना। और पिछले वर्ष में 17-18 में उसका आयात था, देख लीजिए क्वेश्चन में, 1300। तो प्रतिशत वृद्धि हुई थी 61.5 की प्रतिशत वृद्धि हुई थी, 61.5 की प्रतिशत वृद्धि हुई थी। तो डिवाइड कर लिया जाए 61.5 भागे 1216.66 गुणे 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका सीधे सीधे आप डिवाइड करके काट लीजिएगा इसको, तो आपका आ जाएगा, एक बार फिर से देखते हैं, 61.5 डिवाइडेड बाई 1216.66 गुणे 100। तो ये आपका आएगा 50.9 के आसपास आएगा। ये इस तरीके से आपका ऑप्शन हमारे ख्याल से 90 का ए आना चाहिए। तो उसको हमको चेक करना पड़ेगा 90 का ए आ रहा है या फिर क्या आ रहा है ऑप्शन में। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, फिर से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी मैं आपको इसको डिटेल से सॉल्व करके बताता हूँ। आपको फिर से एक बार मैं बताऊँगा कि कैसे ये सॉल्व होगा हमारा। जी सवाल को एक बार फिर से देखा जाए। 2018-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि निकालिए। तो 6 वर्षों का औसत आया है 12। सभी वर्षों के आयात के उसके औसत से कितनी है। तो सभी वर्षों का औसत आयात हम लोग निकाले हैं भी ना, 1216.66 करोड़। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक ना। ये हमारा औसत आय निकल करके आया हुआ है, आयात इतना था। और 2018-19 के दौरान आयात कितना था, 2018-19 के दौरान आयात था 2000 करोड़ था, ठीक ना। आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, औसत से कितने प्रतिशत की वृद्धि। आयात में प्रतिशत वृद्धि है ना, औसत से कितनी वृद्धि हो गई है, ये ज़्यादा। आपसे पूछे सवाल को ध्यान से देखिए, आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यक्स के आयात से उसके औसत से कितनी है, तो कितनी ज़्यादा है। औसत आपका 1216.66 करोड़ है ना। तो इससे ये कितना ज़्यादा है, तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है 2000 माइनस 1216.66 करोड़ अपान किसको करेंगे, किसी से इससे पूछ रहा है ना कितनी अधिक है, तो इसको आप नीचे करोगे 0.68 इंटू 100 कर लीजिएगा। इसको आप 100 करिएगा तो आपका डिवाइडेड करिएगा तो 64.38% आएगा। इसका ऑप्शन नंबर सही ऑप्शन नंबर डी आएगा, है ना। कह रहा है क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि 18-19 के दौरान कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आपने निकाल लिया अभी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2018-19 के दौरान था। आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के आयात के उसके औसत से कितनी है, तो सभी वर्षों के आयात का औसत इतना, तो ये कितनी है, इससे इतना ज़्यादा है
कैलकुलेट कर लीजिए, परसेंटेज में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 से 95 के लिए एक तालिका बना के दी गई है। इस 95 को 4 क्वेश्चन के लिए 5 क्वेश्चन के सोमवार को दिया गया है कि निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ABCD सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। सोमवार को A 40 बेचता है, मंगलवार को 35 बेचता है, शुक्रवार को 25 बेचता है, शनिवार को 30 बेचता है। ऐसे ही B का दिया हुआ है और ऐसे ही C और D का दिया हुआ है। चार्ट आप देखिए ध्यान से। सवाल देखते हैं। मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु, मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु कितनी भैया? A द्वारा बेची गई वस्तु कितनी है? 35 है, ठीक है। शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु, C द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को कितना भैया? 45। दोनों का अनुपात फिरा तो 5 सत्ते 35, 5 नवा 45, 7 संबंधे 9 होगा। 91 का B। नेक्स्ट देखते हैं। सोमवार को D द्वारा बेची गई वस्तु, सोमवार को D द्वारा बेची गई वस्तु कितना है भैया? 20 है। शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी? शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी? 45 है। 45 का कितना प्रतिशत है? 20 45 का कितना प्रतिशत है? 20 बटा के 45 गुणा के 100 है ना। 5 नवा 45, 5 20 100 और भाग देंगे 400 बटा के 9 करेंगे। 9 चौक के 36, 4 40, 9 चौक के 36, 4 40, 44 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 92 का आपका ऑप्शन नंबर C सही होगा। 44.44%। 92 का C। 93 का देखते हैं क्वेश्चन। B, C तथा D द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार, शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? B, C, D है ना। B सोमवार को कितना बेचा भैया? B सोमवार को बेचा था 45। C मंगलवार को कितना बेचा? C मंगलवार को कितना बेचा है ये आपको देखना है। तो C मंगलवार को बेचा था 48। C मंगलवार को बेचा था 48। B आपका, B का क्या लेना? B का मंडे का लेना है, बेचा था 45 है ना। और उसके बाद D क्या बेचा है? बुधवार को। D शनिवार को, D शनिवार को बेचा था 40। इन तीनों का औसत आपसे पूछता तो डिवाइडेड बाई 3 कर लीजिए। 45 45 90 है ना। 45 45 90, 3 93, 93 और 93 में आप 40 जोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं भैया। 3 9 4 13, 133। 133 डिवाइडेड बाई 3 कर लीजिएगा। 3 चौक के 12 बचा 1, 3 चौक के 12 बचा 1, 3 तरीके 9। 44.33 के नियर अबाउट आ जाएगा आपका 93 का A। 94 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। सप्ताह के सभी 4 दिनों में D वस्तु की बिक्री का तुलना में B की वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई? D वस्तु की बिक्री की तुलना में सप्ताह के 4 दिन में D वस्तु की बिक्री की तुलना कितना हो गया भाई? D टोटल 40, 20 60, 20 80, 6 86, 86 1 87, 87 और 40 है ना। कितना जगह? 7, 8 4 12 को 2 है ना। 8 4 12 को 2, 127 टोटल वस्तुएं बिकी थीं। आप जोड़ लीजिए, 6 1 7 हो जाएगा, 2 2 4, 4 8, 4 12, 127 वस्तुएं बिकी हुई थी D वस्तु की बिक्री की तुलना में। तो D की वस्तु तो 127 बिकी। B वस्तु की बिक्री, B वस्तु का जोड़ लीजिए। 5 8 5 13 को 3 हासिल लगा 1 1 4 1 5 5 10 12 4 16, 163 बिकी थी। तो B वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 127 163 बढ़ गया तो कितने परसेंट बढ़ा है? कैसे निकालेंगे है ना। 163 में से 127 घटा लीजिए। 13 में से 7 गया 6, बचा 5 में से 2 गया 3, 36 बढ़ा है ना। 36 ज़्यादा है तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 94 है और 94 में आप सॉल्व करेंगे तो कितना ज़्यादा प्रतिशत हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा टोटल, घटाए हैं तो आप 163 में से 27 36। किससे पूछ रहा है आपको ये देखना है कि सप्ताह के सभी 4 दिनों में D वस्तु की बिक्री की तुलना में B वस्तु की बिक्री में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? B वस्तु की बिक्री ना, B वस्तु की बिक्री ज़्यादा है, 36 है।
कितना डी की वस्तु कितना ज़्यादा वृद्धि आई, तो डी बटा के गुणे आप कर लीजिएगा 100, 36 बटा के 127 गुणा के 100 करिएगा तो लगभग आपका आएगा 28.33%। काट लीजिएगा इसको, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका सही। देखते हैं अगला क्वेश्चन 95 क्वेश्चन। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है ना। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत 40, 45, 25 और 20 का जोड़ कर लीजिए। 25, 20, 45, 45, 90, 90, 40, 130। ये भैया 130 इस सोमवार को टोटल है 1, 2, 3, 4 से भाग दे लीजिएगा। 4 तिहाई 12 बचा 1, 10, 4 तिहाई 12 बचा 4 दूनी 8, 32.5 औसत आया। ठीक है, ये मंडे का आया औसत। अच्छा, शुक्रवार को बेची गई औसत, शुक्रवार को देखिए भैया 25, 25, 50, 50, 3, 53, 53, 53, 5, 58, 10, 68, 68, 1, 69, 69 और 40, 70, 40 तो 110 होता है ना, 109 हो जाएगा। ठीक है ना, 109 कर लीजिए टोटल, डिवाइडेड बाई 4 कर लीजिए। देख लीजिए, फिर से जोड़ लीजिए। 1, 5, 1, 6, 8, 6, 14, 14, 5, 19 को 9, हासिल लगा 1, 4, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 109। कै दिन 4 दिन भाग देंगे। 4 दूना के 8 बचा 2, 29, 4 सत्ते 28 बचा 1, 10, 4 दूनी 8 बचा 2, 27.25 इसका औसत हुआ शुक्रवार का। पूछ रहा दोनों के मध्य कितना अंतर है। भाई औसतों के मध्य कितने का अंतर है, तो आप 32.5 में से 27.25 को घटा दीजिए। 27.25 को घटाएंगे तो इसको 0 बढ़ा लीजिए। 10 में से 5 गया 5 बच गया, यह 4 हो गया, 4 में से 2 गया 2 बच गया, और 12 में से 7 गया 5 बच गया। 5.25 का अंतर है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है ना। 95। आप देखते हैं 96 क्वेश्चन के लिए। 96 में फिर आपके लिए एक चार्ट है, और चार्ट देखिए साथियों, वीडियो का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, और ये मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर वीडियो देखने में आपको अच्छे से फिगर नहीं दिख रहा हो, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो, तो थोड़ी अपनी वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा। निश्चित रूप से आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। और हमारा यह प्रयास है कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन पेट की परीक्षा में अभी 2 दिन बाकी हैं, और 2 दिनों तक हम आपके लिए लगातार मैटर लेके लिए आएंगे। बस आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 96 क्वेश्चन को देखते हैं। दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। 96 है ना। 2010-11 में आपका दे रहा है गेहूं का उत्पादन 6121, चावल का इतना, बाजरे का इतना, मक्के का इतना, जौ का इतना, और दालें का 415, और आलू आपका 10। ये सब 200-210 टन में दिया हुआ है। 2011-12 में भी दिया इसी तरीके से। सबका एक चार्ट बना हुआ, चार्ट को आप बहुत आराम से जूम करके भी देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, मगअप भी कर सकते हैं दिमाग के अंदर। तो 2010 से 2017 तक का ये आंकड़ा है मध्य फसलों का उत्पादन का दिया। पहला सवाल, गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। भैया देख लीजिए ध्यान से। गेहूं का उत्पादन 6121, देखिए यहाँ तो बढ़ोतरी हो गई। 6121 7010 दिया है, 7122 से बढ़ोतरी हो रही, लेकिन अचानक से ये 7112 से घट के 7056 हुआ। तो किस वर्ष के दौरान गिरावट देखी गई, घटा हुआ है इसमें ऑप्शन ना। तो हमारे ख्याल से तो यही ऑप्शन हो गया। फिर उसके बाद फिर घटा हुआ है, और फिर ये वृद्धि हो गई, फिर वृद्धि हो गई। तो हमारे ख्याल से ऑप्शन नंबर 2013-14 होगा, इसी में गिरावट देखी गई। गिरावट तो हालांकि इसके बाद 14-15 में भी हुई, लेकिन 14-15 भी ऑप्शन में दी। तो दोनों का अंतर निकाले, किस वर्ष सबसे ज़्यादा गिरावट हुआ होगा। हाँ, ये 90। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। वो 7112 से 56 हुआ ना, तो 56 की ही केवल गिरावट हुई, और 7056 से 8 इसमें ज़्यादा गिरावट हुई 2014-15 में, है ना। ज़्यादा गिरावट तो पूछ नहीं रहा, पूछ रहा गिरावट कितना ज़्यादा हुई। इसलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 96 है ना। तो गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी।
तो सबसे पहले देखिए, बाकी लगातार आपको वृद्धि हो रहे थे, लेकिन अचानक से पहली बार जो गिरावट आपको दिखाई दी 2013-14 में, इसलिए मेरे ख्याल से आपका किस वर्ष ज़्यादा गिरावट आई वो तो अलग बात है ना, लेकिन गिरावट आपको दिखाई कहाँ दी? 2013-14 में। तो कोई भी आदमी देख रहा है तो पहले अगर वॉच कर रहा है तो 2013-14 में वॉच करेगा ना कि इसी दिन गिरावट दिखाई दी। 97 देखते हैं, इनमें से किस फसल में 2013 से 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई? कोई कौन सी फसल है 2013 से 2017 तक? देखिए ये घट गई, ये भी घट गई, 960 नहीं बढ़ रही है, यहाँ घट गई। इस फसल को देखिए, ये भी बढ़ रही, इससे बढ़ गई, इससे बढ़ गई, इससे सभी यही जो फसल है ना 2013-14 से लगातार वृद्धि में है। ये फसल कौन सी है? बाजरे की फसल। 97 का डी, बिना सोचे समझे लगा सकते हैं। 98 क्वेश्चन को देखते हैं। 98 क्वेश्चन क्या है? 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना? 2010-11 से 16-17 देखिए, 2010-11 से 16 से यानी टोटल का इसका औसत निकालना है। तो आप इसका औसत कैसे निकालेंगे भैया? सबको जोड़ लीजिए, 210, 220, 222, 245, 315 और 400 तथा 445। जब इनको आप जोड़ेंगे ना, ये लगभग आएगा, देख सकते हैं बड़े आराम से 5, 5, 10, 5, 15, 2, 17, लास्ट में 7 आएगा। 17 को 7 हासिल लगा 1, 4, 1, 5, 5, 1, 6, 6, 4, 10, 2, 12, 2, 14, 1, 15 आएगा। 15, 15 को 5 हासिल लगा 1, 1, 4, 1, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20 है ना। तो 2057 है। कितने ईयर का? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से डिवाइड कर लीजिए। आप औसत निकालना जानते हैं ना कि किसी का भी औसत आप निकालते कैसे हो? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ 7 पदों का जोड़ निकालें इतना, और पदों की संख्या 7 से डिवाइड कर लीजिए। 7 दूना के 14, बचा 6 65, 7 बट्ठे 56, 7 नवा 63, बचा 2 27, 7 तिरिके 21, बचा 6 7, 7 बट्ठे 56, 4 40, 7 पचे 35, 293.85%। तो 293.85% लगभग आपका इसके पास सही है। 98 का आपका बी करेक्ट होगा। औसत पूछा हुआ था आलू के उत्पादन का। 99 का क्वेश्चन देखते हैं। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज कर दी गई? 2016-17 के मध्य में 2016-17 है ना, किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट देखी गई? 2016-17 में किस फसल के उत्पादन में किस, देखिए यह यहाँ तो वृद्धि हो गई, इसमें भैया गिरावट दर्ज की गई, हाँ इसमें भी वृद्धि, इसमें भी गिरावट दर्ज की गई, इसमें भी वृद्धि, इसमें गिरावट दर्ज की गई। इसमें क्वेश्चन है आपका 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? किस पर? यहाँ तो वृद्धि हो गई, 400 से 445 हो गया। यहाँ गिरावट दर्ज की गई दालों में, किस फसल में? दाल में गिरावट दर्ज की गई, तो दाल तो ऑप्शन में आपके है ही नहीं। और यहाँ आपकी वृद्धि हुई, यहाँ गिरावट दर्ज की गई, इसमें भैया मक्का में, तो मक्का भी आपके ऑप्शन में नहीं है। यहाँ वृद्धि दर्ज की गई, और यहाँ आपका क्या, चावल में भी गिरावट दर्ज की गई, 826 से 812 हुई। तो अगर आपके ऑप्शन में चावल है तो आप चावल को लगा लीजिए, क्योंकि बाकी सब ऑप्शन में आपको दिया नहीं गया। तो 99 का ऑप्शन सी हो जाएगा। गिरावट देखिए कहाँ कहाँ दर्ज हुई, गिरावट यहाँ दर्ज हुई, गिरावट यहाँ दर्ज हुई, पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आपकी यहाँ दर्ज हुई। लेकिन ये आपके ऑप्शन में दोनों हैं नहीं ना, तो आपके ऑप्शन बाकी यहाँ वृद्धि 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 हो रही है पिछले वर्ष की तुलना में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आलू का उत्पादन 2015-16 में, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है। 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है? 2010-11 का 210 है, और 2015-16 में कह रहा है भैया, है ना, ये 400 है, लगभग 2 गुना है। आप क्या कहेंगे? लगभग 2 गुना है ना, लगभग 2 गुना मानेंगे। तो हमारे ख्याल से 100 का आपका डी सही होगा, है ना। अरे और आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2000 कितना था सर? 2015-16 में, 2015-16 में आपका
15-16 में लगभग 400 हैं आप, ठीक ना। और 2010-11 में आप कितने थे? 2010-11 में हम थे, 2010-11 में हम 210 थे, 210 थे, 210 थे। और ये 400, 15-16 में 400, तो कितना गुना है इसका? तो और आपके ऑप्शन में एकदम निकटतम दे दिया है, तो 210 गुणे 1.9 करके चेक कर लीजिए। 9 शून्य शून्य, 9 एक कम 9, 9 दूना के 18, 1 शून्य शून्य, 1 एक कम 1, 1 दुआई 1 शून्य शून्य, 1 एक कम 1, 1 दुआई 2। इसको आप जोड़ेंगे 0, 9, 8 एक 9, 2 एक 3, ये आपका है 0.9, 399 है ना। तो आपका लगभग 1.90 भी ऑप्शन में दिया था, इसलिए आपका कन्फ्यूजन बढ़ गया था। इसलिए आप 2 गिनो पूरा न लगा करके, क्योंकि एकदम निकटवर्ती और ये ज़्यादा एग्जैक्ट है, इसलिए आप इसको ऑप्शन नंबर डी देंगे। थैंक यू, थैंक्स टू वाचिंग। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए कल और भी बेहतरीन वीडियो लेके आएंगे। हम आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आएंगे। आप हमारे टेलीग्राम जो लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, उससे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के कंप्लीट सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। थैंक्स टू वाचिंग।